जापान के हवाले से ना बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं कि जापान बहुत महंगा है, वहाँ पर शायद लोग इतने वेलकमिंग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी वहाँ पर जाके कैसे कारोबार करें। आपने क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी जर्नी को गुजारा है वहाँ पर, मैं चाहूँगी आप बताएं उन तमाम लोगों के लिए जो जापान में कारोबार करने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन इन चीज़ों की वजह से डर जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए जैसे आपने कहा कि एक मिथ है, तो लिटरली ये मिथ ही है कि जापान जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन बाय रूल बाय बुक आप कर रहे हैं तो फिर आराम से जापान जा सकते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, वेरी फ्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप देखें कि आज भी लोग पुर्तगाल और यूरोप में मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं वहाँ पे। जापान में सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी सर, अच्छा, रुपीस में आप वहाँ पे अपना कंपनी स्टैब्लिश करके और वीजा लेके वहाँ जा सकते हैं। आपको एयरपोर्ट पे ही रेजिडेंट कार्ड दे दिया जाता है। अच्छा, रेजिडेंट कार्ड। लेकिन उसके लिए है कि जो वाकई में ही काम करना चाहता है, जिसने सिर्फ वीजा रखना है, उसके लिए ये चीजें नहीं है। जो काम करना चाहता है उसके लिए जापान बहुत वार्म वेलकमिंग है। आप वहाँ आए, काम करें, अपॉर्चुनिटीज हैं और बेतहाशा है। जापान से पाकिस्तान आप चीज़ का नाम लेके देखें, आप देखें ना एसी, इलेक्ट्रॉनिक जो आती हैं हमारी होम अप्लायंसेज सारी जापान से आती हैं। आप गाड़ियां देख लें, सबसे बड़ी आपको 90% गाड़ियां जापानी गाड़ियां सर। आप किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएं, मशीन्स जो हैं जापानीज, तो काम तो बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते हो और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है आपके पास। अच्छा, जापान में कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनको आप अब 2025 में अगर कोई वहाँ पे कारोबार आगे स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या समझते हैं कि आगे कौन से कारोबार हैं जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी करना चाहे तो? देखिए, इसमें अभी जैसे बात हुई कि गाड़ियों का, तो अब मुझे ये अभी न्यूज़ मिली है थोड़े दिन पहले कि अभी जो हमारी बजटिंग चल रही है नेक्स्ट ईयर की, उसमें जापानी गाड़ियों पे ड्यूटी कम करने की बात चल रही है। तो आप अगर इसको देखें तो ये बड़ी अच्छी है, खुशाइन बात है कि अगर जापानीज गाड़ियों की ड्यूटी कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी में इजाफा होगा। तो इस वक्त ये टाइम है कि आप अगर गाड़ियों के काम से किसी भी तरह से रिलेटेड हैं तो आप उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का आपका जो है चांस हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग जो हमारे सेक्टर है वो जापान में इस वक्त डाउनफॉल है। अच्छा जी। और पाकिस्तान अभी भी हमारे पास 25-30 साल पुरानी मशीनें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो आप वो वाली मशीन्स वहाँ से अगर ले आए पाकिस्तान के अंदर तो वो बहुत अच्छा है कि इस वक्त। अच्छा, वहाँ से ये मशीन्स लाई भी जा सकती हैं? बिल्कुल आती हैं, मैं खुद भी इस बिजनेस में हूँ, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, इधर एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। तो मेरे एक हैं पार्टनर जो पूरे जापान में हर किस्म की प्रिंटिंग मशीन के डीलर हैं, तो मैं उनसे वो जैसे न्यू उधर इंट्रोड्यूस करते हैं। जापान में सर 5 से 7 साल से ज़्यादा मशीन नहीं यूज़ की जाती। अच्छा, उनका वो लीज होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे लीज खत्म हुई वो कहते हैं मशीन का टाइम खत्म, मशीन की वैल्यू खत्म, नहीं आएगी। और जैसे नहीं आती हम पुरानी लेके पाकिस्तान में देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो मेडिकल मशीन्स की। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपको एक्सरे, एमआरआई, आपको डायलिसिस, आपको सब जापानीज नजर आएंगे। तो ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, आप इसमें बहुत अच्छा। तो क्या ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या इस तरह की जो मशीनरीज हैं जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपने पहले बयान किया कि लीज पर होती है कोई मशीनरी, वहाँ पर इतने टाइम के बाद इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उनके लिए वो फिजूल है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है या वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में ही पाकिस्तान में लाई जाती है? बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में ही आती हैं। ऑब्वियसली जापानीज चीज़ें आप देखें, हमारी वालदा जहेज में लेके आई थी, इस्त्री आज तक चल रही है। बिल्कुल सही बात है। जापानी किसी भी तरह की मशीन, किसी भी तरह टीवी याद हाँ कर जी, लें, जापानीज टीवी जब लॉन्ग टर्म आप सोच लेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझेंगे, वो खराब होती नहीं है। अच्छा। तो इनके लेकिन उनकी सिर्फ एक पॉलिसी है कि उन्होंने बेसिकली वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इन हाउस है ना, देखिए हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, हमें इंपोर्ट ड्यूटीज और लॉजिस्टिक और बहुत सारी चीजें, वो तो इन हाउस बिल्ड करते हैं सब कुछ, तो उनको अपग्रेड करने में इश्यूज नहीं होते। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि जापान की तरक्की की एक बड़ी वजह ये है कि वो सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और अभी पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है? बिल्कुल ऐसे ही देखें आप पूरी दुनिया से, मैं कहता हूँ कि जापान के पास सर मिनरल्स यानी कि जो मादनियात है उसमें कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और महंगी चीजें बेचते हैं उनको उसी रॉ मटेरियल की। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ही है। देखें अच्छा बट साहब, बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स हम एक ऐसे मौजू पे मैं जाना चाहूँगा जो लोग ना गैस सुनना चाहते हैं। आपकी अपनी स्टोरी क्या, आप जापान कैसे चले गए? इतनी दुनिया पड़ी थी, 200 मुल्क थे बट साहब,
और आपने जापान आपके पहुंचने की कहानी किया है, फिर वो अमूमन लोग जाते हैं तो वो सक्सेस स्टोरी नहीं बनते, वो वर्कर बनते हैं, एफर्ट करते हैं, लेबर बन के काम। आप वहाँ जाके भी कामयाबी की कहानी कैसे बनी? अच्छा सर, मैं वैसे तो बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको। बेसिकली मेरा भाई बड़ा जो है वो इसकी वजह है, उनको गाड़ियों का बहुत शौक था। अच्छा। तो मेरे वालिद ने, जब मैं अभी यूनिवर्सिटी में था, तो उन्होंने वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करने का सोचा। वहाँ पे गए तो ये किसी वजह, लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये ठीक से वहाँ पे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह होना चाहिए था। तो मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था। जैसे ही मैं 2015 में यहाँ से ग्रेजुएट हुआ, मैंने जापान जाने का फैसला किया और इनको हेल्प आउट करने का फैसला किया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया, मुझे ये समझ आ गई थी पहले से कि लैंग्वेज के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने पहले 1-1.5 साल वहाँ पे लैंग्वेज स्कूल में बच्चों की तरह लैंग्वेज सीखी है। अच्छा। मैंने काम भी किया है, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो मेरी लैंग्वेज थी। मैं सर पाकिस्तान में बहुत कम, इवन आप नॉन नेटिव स्पीकर्स में चले जाएं तो जापान में भी बहुत कम आपको मिलेंगे जिनको नेटिव लेवल अचीव किया है, जिन्होंने जापानीज लैंग्वेज में N1 जो मैक्सिमम लेवल होता है वो मैंने अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे से आसान हो गई। क्या आपको तो जापानीज गाने समझ आ जाते होंगे? बिल्कुल आते हैं सर। आप वहाँ पे गाड़ी में जापानीज गाने सुनते हैं? मेरा मोबाइल आज भी सर जापानीज में है। क्या बात है। मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल और मेरी जो मैं गैजेट्स यूज करता हूँ सब जापानीज में होता है। तो इससे एक सिक्योरिटी भी रहती है। जब पाकिस्तान में कोई, जिस तरह हमारे पठानों भाइयों को एक सिक्योरिटी होती है, तो मुझे एक सिक्योरिटी भी रहती है। दूसरा ये है कि वो जैसी लैंग्वेज सर मैंने क्लियर की और मैंने काम शुरू किया ना, तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई सर। उसके बाद फिर मैंने जापान गवर्नमेंट के साथ सर फिर काम किया वहाँ पे, अभी भी मैं अटैच हूँ। खासतौर पे कोविड में, जब पूरी दुनिया से जापान में मास्क और ये मेडिकल ग्लव्स ये चीज़ें नहीं आ पा रही थी, तो गवर्नमेंट के साथ मैंने पूरा साल उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करके दी, थाईलैंड और चाइना से। तो ये चीज़ें मेरी फिर वहाँ पे चली। फिर अगेन ऑब्वियसली गाड़ियों का काम है। फिर अब जो हम रूटीन में अब कर रहे हैं वो है लेबर। मैं पिछले सर 4.5 साल यानी कि 2019 फेब में ये काम शुरू हुआ था कि पाकिस्तान से लेबर लेके जाए जापान में। तो मैं उस वक्त के एम्बेसडर हमारे जो थे उनके साथ मैं शुरू हुआ ये काम, और आज ये 3rd एम्बेसडर हैं जिनका वापसी की तैयारी, और अब 4थे एम्बेसडर जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो मेरा ये जर्नी है कि लेबर का हम उस वक्त स्टार्ट हुए थे और पिछले साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बैच बेचने शुरू कर दिए। अच्छा जी। तो एम्प्लॉयमेंट जो अब लोगों को ख्वाब लगता था कि जापान कैसे जाएं, अब हम लोगों को वेरी मिनिमल कॉस्ट, और जो है ना बच्चों को ऑलमोस्ट जो इंटर्नशिप्स पे जा रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 4th ईयर जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते थे, हमने उनको जापान में इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराना शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कुछ पैसे नहीं लेता, इवन उनको पेड इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। और ये किस फील्ड के बच्चे हैं जी? सर ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, आपको तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, और वो मैन्युफैक्चरिंग और ये इंजीनियर्स होंगे ज़्यादा? इंजीनियर्स हैं सर। सही। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। इवन यहाँ पे मैंने जिनको कोऑर्डिनेट करने के लिए रखा, वो पिछले दिनों कह रहे थे कि यार लोग बड़ी दुआएं देते हैं इस काम में। क्या बात है। तो हालांकि हमने जब शुरू किया था तो हमें साइड से ये कहा जाता था अपने अराउंड जो हमारा हल्का है बाबा के, यार ये बददुआओं वाला काम है। किसी का काम नहीं होगा ना तो आपको बड़ी बददुआएं तब ज्यादा रिश्ते की तरह। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन मैंने इसको थोड़ा टेकअप किया, मैंने कहा नहीं बददुआएं हैं तो दुआएं भी साथ साथ ही हैं। क्या बात है। तो हमें ये काम करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन सर सिस्टम, एक सर्कल चल पड़ा है हमारा। अच्छा जी। तो बच्चे जा रहे हैं, इंटर्नशिप्स पे जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हम यहाँ से भेज रहे हैं जो वहाँ जाके जापानीज स्कूलों में जापानीज बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। अच्छा। वो पाकिस्तानी जा रहे हैं माशाल्लाह। और पिछले 2 साल से हम ये भी एक स्टार्टअप लिया है। फिर ये जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जिसमें वेल्डर्स, जिसमें सर बहुत ज़्यादा डिमांड है केयर गिवर्स में। ओल्ड एज, आपको पता है जापानीज बहुत ज़्यादा ज़रा एजेस होते हैं, तो 80-85 तक तो ये काम कर रहे होते हैं सर। अच्छा, हाँ 85 तक? 85 ईयर्स अच्छा। तो ये काम करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैंने जिसे अपना घर खरीदा है वो 86 ईयर्स का था जब मैंने खरीदा, वो काम कर रहा था सर। वो ओहो 86 ईयर्स का? 86 ईयर्स में।